आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जो शौर्य, अस्मिता और जमीन से जुड़े संघर्ष की कहानियों से भरे हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं झारखंड के जनजातीय संघर्षों की। ये सिर्फ विद्रोह नहीं थे, ये जल, जंगल, जमीन को बचाने की एक पूरी गाथा है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। यहाँ एक नक्शा है जो दिखा रहा है कि 1767 में अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते दाखिल हुए। हाँ, ये तारीख बहुत जरूरी है। 1767, यहीं से भारी हस्तक्षेप शुरू होता है और आदिवासियों के लिए उनका पूरा जीवन 3 चीजों पर टिका था। जल, जंगल और जमीन। बिल्कुल। ये सिर्फ संसाधन नहीं थे, ये उनकी पहचान का, उनकी संस्कृति का आधार थे। तो अंग्रेजों का आना वो इसी आधार पर सीधा हमला था। और परीक्षा की दृष्टि से ये शुरुआती बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, 1767 सिंहभूम, इसे याद रखना जरूरी है। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं कि विद्रोह की असल वजहें क्या थीं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं, जैसे भूमि कानून, जंगल कानून और ये कामयोती प्रथा क्या थी। हम उस पर आते हैं। पहले ये समझिए कि यहाँ एक शब्द है दिकू। ये समझना बहुत जरूरी है। दिक्कू? हाँ, दिकू का मतलब था बाहरी शोषक, मतलब अंग्रेज, जमींदार, साहूकार, महाजन, ये सब। अच्छा, तो सिर्फ बाहरी लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो शोषण कर रहे थे। बिल्कुल। ये लोग क्या करते थे कि ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते और फिर उनकी जमीनें हड़प लेते थे। और कामयोती प्रथा? वो इसी से जुड़ी है। मतलब कर्ज के बदले बंधुआ मजदूरी, एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। तो यही शोषण विद्रोह की आग में घी का काम कर रहा था। तो परीक्षा की दृष्टि से दिक्कू और कामयोती प्रथा जैसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इनके अर्थ को समझना अनिवार्य है। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं पहले विद्रोह के बारे में। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक, मतलब अंग्रेजों के आते ही शुरू हो गया। बिल्कुल फौरन। इसीलिए ये खास है। इसका जो तात्कालिक कारण था वो बहुत सीधा था। अंग्रेजों ने ढाल भूम के राजा जगन्नाथ ढाल को हटा दिया और उनकी जगह नीबू ढाल को राजा बना दिया। ये तो उनकी फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। वही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और ये 10 साल तक चला। पूरे 10 साल, सोचिए। और आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्हें जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाना पड़ा। ये झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह था। तो परीक्षा की दृष्टि से पहला विद्रोह और उसके नेता का नाम यानी जगन्नाथ ढाल, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी अवधि भी 1767 से 1777। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। ये 1772 से 1780 तक चला, मतलब ढाल विद्रोह के साथ साथ ही चल रहा था। हाँ बिल्कुल। ये संथाल परगना की राजमहल पहाड़ियों में हुआ। यहाँ संघर्ष का केंद्र था दामिने कोह। दामिने कोह, ये फारसी शब्द लगता है। इसका मतलब है पहाड़ों का आंचल। अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके को सरकारी भूमि घोषित कर दिया और वहां अपनी घुसपैठ शुरू कर दी। ये पहाड़िया समुदाय की आजादी पर सीधा हमला था। और यहाँ एक नाम है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी का। उनका नेतृत्व इस विद्रोह को एक विशेष स्थान देता है। एक महिला शासक ने सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। जगन्नाथ देव का भी नाम इसमें प्रमुख है। तो परीक्षा की दृष्टि से दामिने कोह का अर्थ और रानी सर्वेश्वरी की भूमिका, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं तिलका मांझी आंदोलन के बारे में। 1783 से 1785। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया भी कहते थे। और इनकी कहानी शौर्य और बलिदान की है। इनकी रणनीति बहुत अलग थी। वो थी छापामार युद्ध, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर, छिपकर हमला करना। हाँ। और 1784 में उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने तीर से एक बड़े अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराया। एक तीर से? इससे तो ब्रिटिश हुकूमत हिल गई होगी। पूरी तरह से। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। आखिरकार 1785 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। हाँ, और इसीलिए तिलका मांझी को झारखंड का पहला आदिवासी शहीद माना जाता है। उनकी शहादत ने आग को और भड़का दिया। तो परीक्षा की दृष्टि से पहले शहीद का नाम और ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की घटना, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। अब इस स्लाइड में हम एक साथ 3 विद्रोहों को समझते हैं। तमाड़, चेरो और हो विद्रोह। ये एक के बाद एक हुए। लगभग। तमाड़ विद्रोह तो सबसे लंबा और सबसे खूनी संघर्ष था।
1782 से 1821 तक चला। इसके नेता थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी। और चेरो विद्रोह? वो पलामू क्षेत्र में हुआ 1800 से 1818 तक। इसके नेता भूखन सिंह थे, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। फिर आता है हो विद्रोह। हाँ, 1820-21 में कोल्हान क्षेत्र में। इसके नेता थे पोटो सरदार। इस विद्रोह का एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा निकला। वो क्या? विल्किंसन रूल का लागू होना। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि इस इलाके पर सीधे शासन करना मुश्किल है, तो उन्होंने एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अच्छा, तो परीक्षा की दृष्टि से इन तीनों विद्रोहों के क्षेत्र और उनके नेताओं के नाम और खासकर विल्किंसन रूल, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मिलान करने वाले सवालों में आ सकता है। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं कोल विद्रोह के बारे में। 1831-32 इसे झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह कहा जाता है। बिल्कुल, सुसंगठित ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर फैला। आप नक्शे में देख सकती हैं कि हजारीबाग को छोड़कर लगभग पूरा छोटा नागपुर इसकी चपेट में था। तो इसके कारण भी ज्यादा गहरे होंगे? बहुत गहरे। सिर्फ जमीन छीनना ही नहीं, बल्कि जमीन छीनकर सिखों और मुसलमानों को देना, जिन्हें वो दीकू कहते थे। और सबसे बड़ी वजह, आदिवासी महिलाओं का अपमान। इसने आग में घी का काम किया। बिल्कुल। और बुद्धू भगत, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा जैसे नेताओं ने इसे एक संगठित रूप दिया। बुद्धू भगत तो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन पर अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा था। 1000 रुपए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। ये इस विद्रोह की गंभीरता को दिखाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से पहला संगठित विद्रोह कौन सा था और बुद्धू भगत पर रखे इनाम की बात, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं भूमिज विद्रोह के बारे में। 1832-33 इसे अंग्रेज गंगा नारायण का हंगामा कहते थे। हाँ, वो इसे हंगामा ही कहते थे, क्योंकि ये कोल विद्रोह की आग ठंडी होने से पहले ही भड़क गया था। इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। और ये ढालभूम और मानभूम, मतलब आज के धनबाद पुरुलिया इलाके में हुआ। सही। इस विद्रोह की जो मुख्य घटना थी, वो थी शोषक दीवान माधव सिंह की हत्या। गंगा नारायण ने अपने लोगों को इसी अत्याचारी शासन के खिलाफ एकजुट किया। और इस हंगामे का भी कोई नतीजा निकला? हाँ, हर विद्रोह के बाद अंग्रेजों को प्रशासन में कुछ बदलाव करने पड़ते थे। इस बार उन्होंने दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी SWFA का गठन किया। ये प्रशासनिक सुधार का एक और प्रयास था। तो परीक्षा की दृष्टि से गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है और SWFA का गठन, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब इस स्लाइड में हम एक महान अध्याय पर पहुंचते हैं, संथाल हूल 1855-56। इसे सबसे खूनी और महान विद्रोह माना जाता है। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता की घोषणा थी। इसकी शुरुआत हुई 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और नारा था अबुआ राज अबुआ दिसो। हमारा देश हमारा राज। ये पूर्ण स्वराज की घोषणा थी। 1857 की क्रांति से भी 2 साल पहले। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। उनकी प्रतिज्ञा थी, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों सबके खिलाफ एक खुली जंग थी। इसीलिए 30 जून को आज भी झारखंड में होल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, उस महान बलिदान की याद में ये विद्रोह इतना महत्वपूर्ण है कि इसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित किया। तो परीक्षा की दृष्टि से चारों भाइयों के नाम, नारा और हूल दिवस की तारीख, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। अब इस स्लाइड में हम 2 अलग-अलग तरह के आंदोलनों को समझते हैं, सरदारी और खरवार आंदोलन। ये हूल के बाद हुए। हाँ, और यहाँ लड़ाई का तरीका बदल रहा था। पहला है सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 तक। ये मुंडा जनजाति ने अपनी जमीन वापसी के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कानूनी लड़ाई मतलब हिंसक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे मुल्की लड़ाई भी कहते हैं, मतलब जमीन की लड़ाई। ये याचिकाओं और वकीलों के जरिए लड़ी गई। और दूसरा है खरवार आंदोलन। हाँ, ये 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। ये बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत में ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। सामाजिक सुधार जैसे एकेश्वरवाद पे जोर देना, नशा मुक्ति। लेकिन जल्द ही ये राजनीतिक हो गया। भागीरथ मांझी ने खुद को राजा घोषित कर दिया और लगान रोकने का आह्वान किया। मतलब सामाजिक चेतना
राजनीतिक चेतना में बदल गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे समाज और राजनीति साथ-साथ चल रहे थे। तो परीक्षा की दृष्टि से सरदारी आंदोलन का अहिंसक स्वरूप और खरवार आंदोलन का सामाजिक से राजनीतिक में बदलना, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अब इस स्लाइड में हम आते हैं भगवान बिरसा मुंडा पर, 1899-1900, जिन्हें धरती आबा यानी विश्व पिता कहा जाता है। और उनके आंदोलन को उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। उलगुलान का उद्देश्य बहुत साफ था। महारानी का राज खत्म, अबुआ राज शुरू। हाँ, ये ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का आह्वान था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी आजादी की लड़ाई थी। इस आंदोलन का मुख्य युद्ध डोम्बारी बुरु पहाड़ी पर हुआ था। हाँ, जहाँ एक भयानक नरसंहार हुआ और अंत में 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जन्मदिन 15 नवंबर आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, ये उनके प्रभाव को दिखाता है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक भगवान के रूप में आज भी जिंदा हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से उलगुलान और धरती आबा का अर्थ और जनजातीय गौरव दिवस, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं टाना भगत आंदोलन के बारे में, जो 1914 में हुआ। ये बाकी विद्रोहों से काफी अलग था, है ना? बहुत अलग। इसका नेतृत्व ओरांव जनजाति के जतरा भगत ने किया था। और इसका सिद्धांत था अहिंसा। अहिंसा, ये तो बिल्कुल गांधीवादी तरीका है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये गांधी जी के भारत में सक्रिय होने से भी पहले शुरू हो गया था। बाद में टाना भगत गांधी जी के सबसे प्रिय अनुयायी माने गए। अच्छा। उनका मानना था मांस मदिरा का त्याग और सादा जीवन। उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और उनका नारा था, धरती भगवान की है, हम टैक्स क्यों दें। ये उनके आत्मसम्मान और अहिंसक प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि प्रतिरोध के तरीके बदल रहे थे। तो परीक्षा की दृष्टि से इस आंदोलन का गांधीवादी स्वरूप और इसके नेता जतरा भगत का नाम, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एकमात्र पूर्णतया अहिंसक आंदोलन था। अब इस स्लाइड में हम सरदारी आंदोलन को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये लगभग 40 साल तक चला, 1858 से 1895 तक। हाँ, ये एक बहुत लंबी और धैर्य वाली लड़ाई थी। ये मुख्य रूप से मुंडा और उरांव जनजातियों का आंदोलन था। और इनकी मुख्य मांग थी जमींदारों द्वारा छीनी गई भूईहरी और खूटकट्टी जमीन की वापसी। बिल्कुल, खूटकट्टी मतलब वो जमीन जिसे उनके पुरखों ने जंगल साफ करके बनाया था। वो उनकी सामूहिक संपत्ति थी। और जैसा हमने पहले बात की, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये हिंसक नहीं था। नहीं, ये पूरी लड़ाई याचिकाओं और वकीलों के माध्यम से लड़ी गई। और भले ही उन्हें कानूनी जीत नहीं मिली, लेकिन इसी कानूनी और वैचारिक संघर्ष ने बिरसा मुंडा के उलगुलान के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की, लोगों में अपने अधिकारों की चेतना जगाई। तो परीक्षा की दृष्टि से सरदारी आंदोलन ने उलगुलान के लिए आधारशिला रखी। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दोनों के बीच का संबंध समझना जरूरी है। अब इस स्लाइड में हम भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व को समझते हैं। वो एक ही समय में धर्म, समाज सुधार और राजनीति तीनों से जुड़े थे। हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका जन्म खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उनके गुरु थे आनंद पांडे, जिनसे उन पर वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा। और उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की। बिल्कुल, ये एकेश्वरवाद पर जोर देता था, मतलब एक ईश्वर, सिंह बोंगा की पूजा, और साथ ही नैतिक आचरण पर भी। और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने शराबखोरी का विरोध किया। हाँ, और अंधविश्वासों का भी। इन्हीं सब कारणों से लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे, और इसी जन समर्थन ने उनके राजनीतिक आंदोलन अबुआ राज को अपार शक्ति दी। तो मतलब उनका धार्मिक और सामाजिक सुधार उनके राजनीतिक आंदोलन का आधार बना। बिल्कुल, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। परीक्षा की दृष्टि से बिरसाइत धर्म और उनके गुरु आनंद पांडे का नाम, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका गांव उलीहातू भी। अब इस स्लाइड में हम उलगुलान की रणनीति को समझते हैं। ये बहुत सुनियोजित लगता है। 24 दिसंबर 1899, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमले की योजना। हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति थी। समय का चुनाव प्रतीकात्मक था। नक्शे में भी दिखाया गया है कि निशाने पे कौन थे। चर्च, पुलिस स्टेशन और जमींदारों के घर। मतलब शोषण के सारे प्रतीक, हथियार पारंपरिक ही थे। तीर धनुष, कुल्हाड़ी, पत्थर।
और इस विद्रोह का प्रतीक था सफेद झंडा। हाँ, सफेद झंडा, जो शांति और बिरसा राज की स्थापना का प्रतीक था। ये रणनीति उनकी संगठनात्मक क्षमता और उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमले की तारीख और सफेद झंडे का प्रतीक, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस महान हलचल का, इस उलगुलान का सबसे बड़ा और स्थायी परिणाम क्या निकला? यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे बड़ी जीत थी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट का लागू होना 1908 में। हाँ, 11 नवंबर 1908 को। इस एक कानून ने खूटकट्टी व्यवस्था को, जिसके लिए दशकों से लड़ाई चल रही थी, उसे वापस कानूनी मान्यता दे दी। और इसकी धारा 46 सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, ये धारा आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने से रोकती है। इसने बंधुआ मजदूरी यानी बेट बेगारी पर भी रोक लगा दी। तो ये बिरसा आंदोलन का एक सीधा और ठोस परिणाम था। बिल्कुल, उनके बलिदान का सबसे बड़ा फल। परीक्षा की दृष्टि से CNT एक्ट की तारीख और इसकी धारा 46 का प्रावधान, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। अब इस स्लाइड में हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। इसके जनक फादर हॉफमैन थे, जिन्होंने इसका खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। उन्होंने मुंडारी संस्कृति और भूमि व्यवस्था पर बहुत गहरा अध्ययन किया था और उसी के आधार पर यह ड्राफ्ट बनाया। इस कानून में 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। हाँ, ये बहुत विस्तृत कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था, आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे को रोकना। और ये उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लागू किया गया। सही। ये कानून सर्वे, सेटलमेंट और प्रोटेक्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब पहले जमीन का सर्वे करो, फिर बंदोबस्त करो और फिर उसे कानूनी सुरक्षा दो। और यह आज भी झारखंड में भूमि अधिकारों का एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार है। सबसे महत्वपूर्ण। तो परीक्षा की दृष्टि से फादर हॉफमैन का नाम और इस कानून के अध्यायों की संख्या, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विवरण भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इस स्लाइड में हम एक बार सभी प्रमुख घटनाओं को कालक्रम में दोहरा लेते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई 1767 में ढाल विद्रोह से। ये पहला विद्रोह था। फिर 1784 तिलका मांझी, पहले शहीद। उसके बाद 1831 कोल विद्रोह, जिसे पहला संगठित विद्रोह कहते हैं। फिर 1832 भूमिज विद्रोह, मतलब गंगा नारायण का हंगामा। हाँ, और फिर 1855 संथाल हूल, सबसे बड़ा और सबसे व्यापक विद्रोह। 1899 बिरसा उलगुलान, जो धार्मिक आंदोलन से शुरू होकर राजनैतिक बना। और आखिर में 1914 टाना भगत आंदोलन, जो पूरी तरह गांधीवादी था। घटनाओं का ये सही क्रम याद रखना अनिवार्य है। परीक्षा की दृष्टि से ये कालक्रम शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। निश्चित रूप से। तो ढाल विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर टाना भगत के अहिंसक आंदोलन तक, इन सभी संघर्षों का निचोड़ क्या है? निचोड़ 3 शब्दों में है: भूमि, अस्मिता और प्रतिरोध। ये सिर्फ कुछ स्थानीय घटनाएं नहीं थीं। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव के पत्थर थे। कानूनों के रूप में आज भी जिंदा है। और यहीं पर आज का सबसे जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। CNT एक्ट जैसे कानून आदिवासी जमीन की रक्षा के लिए बने थे, लेकिन आज जब हम विकास, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की बात करते हैं, तब इन कानूनों की प्रासंगिकता क्या है? ये जल, जंगल, जमीन का संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में जारी है, और यही सवाल इन सभी आंदोलनों की विरासत को आज भी जिंदा रखता है।